एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान दिया गया तो वो स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। विनिवेश यानी सरकार अगर खर्च करना चाहती है तो उसके पास पैसा होना चाहिए और उस पैसे को लाएगी कहां से। इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, ये बजट की बड़ी बातें। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ खर्च किए गए। 75+ जितने हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। इनकम टैक्स में किसी तरह के बदलाव की कोई यहाँ बात नहीं की गई। LIC का जो अगले साल IPO आएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 49 से 74% कर दिया गया। 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। 27 शहरों में चुनावी राज्य बंगाल, केरल, तमिलनाडु, बड़ा ख्याल इसका रखा गया। पहली बार डिजिटल जनगणना होने वाली है इस साल। 1.75 लाख करोड़। और जो वित्त मंत्री ने बाहर निकलते हुए पहला रिएक्शन दिया वो आपको सुनना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? Are you satisfied? How would you rate your own performance, ma'am, out of 10? आगे बढ़ जाते दीजिए, आगे बढ़ जाते। You've spent money for infrastructure. कुछ अंक देने से मना कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगाया है। आई स्पेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आप ये एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर देखेंगे तो बहुत कैटेगोरिकली समझ जाएंगे कि किस फ्रेटर्निटी को कितना पैसा सरकार के खजाने से मिला है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ हो। आपको इस स्क्रीन पे ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर आज जो बजट के अंक दिए गए हैं वो समझ में आ जाएंगे। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुन लीजिए आप। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान। चिराग, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश को आगे बढ़ाने वाला बजट, कैसा रहा बजट आपके हिसाब से? बिल्कुल देश को आगे बढ़ाने वाला, आत्मनिर्भर भारत की नींव को रखने वाला बजट और डिजिटल इंडिया। देखिए, जब हम लोग डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बट आज की तारीख में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर देना बहुत ज़रूरी है। आप सड़कें, हाईवेज़ की हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब हम लोग बात करते हैं, बट उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली पहुँचाएँ ताकि शहर और गाँव के बीच की जो डिजिटल दूरी है उसको भी कम किया जा सके। मुझे लगता है इस बजट ने उस पर भी ध्यान दिया। सीनियर सिटीजन्स को लेकर जो रिलैक्सेशंस की बात की है, मुझे लगता है वो बहुत स्वागत के योग्य है। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद आफ्टर दिस पेंडेमिक इससे बेहतर, इससे संतुलित देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाने वाला और बेहतर बजट नहीं हो। हालांकि लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ जो जिन राज्यों में चुनाव है उन पर फोकस किया गया है, बजट में कुछ भी नहीं है। और कुछ नेता तो विपक्ष के इसको 0 नंबर तक करार दे रहे हैं। देखिए, खैर वो विपक्ष है, विपक्ष का अपना काम है। मैं बस बार बार मैं यही आग्रह करता हूँ। आज सुबह मैं राहुल गांधी जी का भी देख रहा था, उन्होंने आज सुबह अपनी उम्मीदें, अपनी आशाएं और अपने सुझाव इस बजट को लेकर, पर यही जब बजट जब तैयार हो रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि उस वक्त भी विपक्ष ऐसी ही भूमिका निभाए, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दे कि वो बजट से क्या अपेक्षा रखते हैं, ना कि बजट आने के बाद सिर्फ उसको क्रिटिसाइज करें। यानी साफ तौर पर चिराग पासवान का ये कहना है कि बजट को सिर्फ जो क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर उसको सुझाव भी देना चाहिए। और फिलहाल इस देश को आगे बढ़ाने वाला बजट ही करार दे रहे हैं चिराग पासवान। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। अश्विनी चौबे को भी आपको सुनना चाहिए। वैक्सीन को लेकर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कोरोना काल में पहला आम बजट पेश किया गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अश्विनी चौबे जी, ये माना जा रहा था कि इस बार स्वास्थ्य के बजट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी क्योंकि कोरोना काल में जबरदस्त स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई अनियमितताएं सामने आई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लेकर खामियां सामने आई, लेकिन वैसा दिखाई नहीं दिया। वैसा दिखाई नहीं दिया। बजट बढ़ाया नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय। आपने देखा नहीं। ये सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है और यह बजट जो आज पेश किया गया है आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीता निर्मला रमन जी के द्वारा, तो हम ये कह सकते हैं कि यह बजट जो इसकी नींव रखी गई है, ये सचमुच में देश के जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो नींव है वो रखी गई है। और इसमें जो आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ अभियान जो है, यह जो एक नई योजना आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ योजना, यह जो लगभग
63 लाख से भी ज़्यादा 63 करोड़ से 64,180 करोड़ 64,180 करोड़ की ये प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है। लेकिन ये माना जा रहा था कि फ्री वैक्सीन को लेके कुछ कहा जाएगा, वो नहीं कहा गया। ये योजना जन जन के लिए उपयोगी होगा। और आपने जो कहा बजट में पिछले बार से 137% बजट में वृद्धि की गई है। इस बार का बजट 2,23,846 करोड़ का स्वास्थ्य का है। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं हुआ। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का रिएक्शन आप सुन रहे थे। 137% का इजाफा हुआ हेल्थ सेक्टर में। लेकिन विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी, उनको भी सुन लेना चाहिए कि उनको ये बजट कैसा लगा। बजट पर बात करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ खास तौर पर हैं कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी। दादा, बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया की साथ साथ हिंदुस्तान भी कोरोना अतिमारी की चपेट में आने की चलते आर्थिक स्थिति बदहाली में फंस गए हैं। तो जब बजट पेश की तारीख आई तो हमें भी ये उम्मीद थी कि असाधारण स्थिति में बजट कोई असाधारण दिशा सामने रखकर निकलने का कोशिश करेगा, कोई असाधारण कदम उठाने की कवायद करेगी। लेकिन मुझे हताश होने पड़ा कि स्थिति तो असाधारण है, लेकिन बजट जो साधारण होते हैं वे साधारण ही हुई। इसके साथ साथ ये साधारण बजट के साथ साथ बहुत सारे बोझ हमारे ऊपर आया है जो नहीं आना चाहिए था। सरकार आज जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सीधा सीधी एक निजीकरण की रास्ते। स्थिति असाधारण, सरकार चाहते हैं निजीकरण। यही आज बजट की कैच लाइन है। दादा, अगर इससे रेवेन्यू जनरेट होते हैं तो गलत क्या है? अच्छा, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारा देश की सारे संपदा अगर तुम बेच दोगे तो तुम सरकार क्यों रखे हो? सरकार रखने का मतलब क्या होते हैं कि सारे आज़ादी की बात से अब तक जितने संपदा हमने बचाई है ये सारे संपदा को बेच देना, यही अगर बजट की सबसे बड़ा भूमिका होता है तो अलग बात है। आप गवर्नेंस की जो बात करते हैं, अगर गवर्नेंस ठीक तरह से अगर चला सकते थे तो आज निजीकरण और बेचने की ये नौबत नहीं आती। कोविड को लेकर के 35,000 करोड़, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को, हेल्थ केयर सेक्टर में जो एलोकेशन उसको 2,38,000 करोड़ करना चाहिए था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार खुद वादा किया था, हमारी आज की वित्त मंत्री बिहार जाके वादा की थी कि हम वैक्सीन मुफ्त में देंगे। वादा रखा, बात गई। जब रात गई तो बात गई, चुनाव गई तो वादा भी गई। तो जब रात गई तो बात गई, सरकार का रवैया होते हैं तो लोगों को गुमराह करने की बहुत सारे बात होगी। कितने अंक देंगे 10 में से आप इस बजट? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, हमारी मांग था कि गरीब लोगों को कैश ट्रांसफर किया जाए, पैसा दिया जाए, क्योंकि वो खर्चा करने की क्षमता उन्हें बढ़े। नहीं किया गया। हमारी उम्मीद थी कि किसानों की चलते सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी। एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी की मतलब एमएसपी उस खरीद उस रेट पे जारी रहेगी तो बोला ना, वो बात अलग है। बात अलग है। एमएसपी की इजाफा नहीं हुई, नंबर 1। और जो बात किया गया है कि प्रोक्यूरमेंट बहुत हुई, तो जब प्रोक्यूरमेंट बहुत होते हैं, जब सब कुछ तुम किसान की पक्ष में रखते हो तो तुम कानून लाने का क्या जरूरत है? तो बिना कानून। इस वक्त नितिन गडकरी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सीधा वहां का रुख। देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है। स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक
इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है। प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है, इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है, जो 20 साल से पुराने हैं, ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 15 ईयर्स एंड 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 20 ईयर्स। बाद में 17 लाख मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, 17 लाख ओल्डर देन 15 ईयर्स विदाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये 17 लाख और ये संख्या जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है। ये पोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 टाइम्स मोर दैन फिट व्हीकल, यानी 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। तो पहली बात तो ऐसे कि रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स ऑन रोड, ये पहला एडवांटेज में पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एडवांटेज 25 से 30% रिडक्शन इन व्हीकुलर एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें इसकी कमी होगी। तीसरी बात इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, न्यूअर व्हीकल मीट रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड मटेरियल एंड व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो स्क्रैपिंग होगा तो स्टील, रबर, एल्यूमिनियम, कॉपर जो वेस्ट निकलेगा, अभी हम लोग कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने हमारे पोर्ट का, मैं जब मंत्री था तो ये इसी के लिए 18 मीटर ड्राफ्ट बढ़ा है। तो दुनिया का भंगार 2 लाख टन के शिप में अपने यहाँ आएगा, वो बहुत सस्ता आएगा, थ्रोइंग प्राइस पे आएगा। और फिर उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मेटल को, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट्स 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे और इसलिए ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ेगी। इसमें मटेरियल, इसके कारण फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं जब कॉलेज में था तो स्कूटर मैंने खरीदी की थी, तब 32 किलोमीटर इन्हें अच्छा एवरेज समझ रहा था। मैं बजाज की स्कूटर मैंने ली थी और कहता था कि मेरी स्कूटर का एवरेज 32 है। अभी जो बाइक आप यूज़ कर रहे हैं वो 80 किलोमीटर तक गई है। तो इसका मतलब ये जो पुराने सब जाएंगे और नए आएंगे, तो इसमें जो इम्पोर्ट है 8 लाख करोड़ का, वो भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल इफिशियंसी बढ़ेगी और लाइट वेट व्हीकल है बदली हुई है। रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड फॉरेन का जो अपना फॉरेन डॉलर में जो है, फॉरेन का अपना ये डॉलर है वो इसमें बचेगा। न्यूअर हेवी कमर्शियल व्हीकल आर 3 to 6% मोर फ्यूल इफिशिएंट, ये ट्रक वगैरह में काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। और इम्प्रूव्ड सेफ्टी फीचर्स सच एज एयर बैग्स, ABS एंड क्रैश नॉर्म्स। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते एयर बैग्स को भी मैंडेटरी किया है। तो ये मुझे लगता है ये सब फ़ायदा होगा। इससे करीब 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आएगी। नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे, जो नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसके बारे में बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इससे हिंदुस्तान को ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें हम बाहर से आयात करते हैं वो स्क्रैपिंग के बाद जो हमें मिलेगी उससे फ़ायदा ही होने वाला है। फारूक अब्दुल्ला हैं सर, बजट को किस तरीके से देखेंगे, इसमें सवाल निकलेगा या जवाब? देखिए, बजट 2 घंटे का है, अब हमें इस पर सोचना है क्या है और क्या नहीं है, वो सोच के हम इसका जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर को पाइपलाइन देने की बात कर रही है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुजूर, गैस पाइपलाइन की बात आज साल से हो रही है, वो लुधियाना से आगे नहीं चली।
रेल का हाल देखिए, कटरा से आज तक वो बानिहाल नहीं पहुंची। हमारे रोड का हाल देखिए, नेशनल हाईवे का ये हाल है कि रोड की बारिश पड़ जाती है, रोड ही गायब हो जाता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि बहुत सारी हमने रोड के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत सारे ये हम देखना चाहते हैं। वो जिस दिन आप जरा आज जाओ ना कश्मीर, उस रोड से तुम्हें पता लगेगा, तो वहाँ पहुँचोगे भी या नहीं, या चुनाव में डूब जाओ। यानी अभी आपको फिलहाल केवल ये वादे लग रहे हैं? अभी तो वादे हैं, देखना है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फारूक अब्दुल्ला, जिनका कहना था कि फिलहाल बजट जो है वो काफ़ी लंबा ज़रूर था, इसमें बहुत सारे वादे थे, लेकिन इन वादों का इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज़। मोबाइल जर्नलिज्म, मोजो जिसको कहा जाता है ना, उसका बेहतरीन नमूना पेश करते हुए एबीपी न्यूज़ के तमाम वो रिपोर्टर्स जो आज संसद में तैनात हैं, और ये रिएक्शन सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कैमरे अलाउड नहीं है, इसलिए मोबाइल पर तमाम रिएक्शंस आप देख पा रहे हैं। जायज है, सरकार ने जो कदम उठाए बजट में, जैसे सेस, वो कह रहे हैं सेस से सरकार की आमदनी बढ़ेगी और ये बढ़िया कदम है। आम आदमी के लिए बजट है, मतलब आम आदमी के लिए बजट है, उद्योगपतियों के लिए बजट है, मजदूरों के लिए बजट है, किसानों के लिए बजट है, दलित आदिवासियों के लिए बजट है। इसमें दलित आदिवासी के लिए ज़्यादा प्रावधान किया गया है, किसानों के लिए भी ज़्यादा बजट का प्रावधान है। और यहाँ मतलब जो बजट के माध्यम से सभी वर्गों को न्याय देने की कोशिश हो गई है, और बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और मजदूरों को भी न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बजट के अंदर सेस बढ़ा दिया गया, इसके अलावा जो आम आदमी को उम्मीद थी कि उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, वो कोई बेनिफिट उस तरीके से आया नहीं हाथ में। अभी टैक्स थोड़ा टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता थी, क्योंकि टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि टैक्स बढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, वो आम आदमी के लिए खर्चा हो जाएगा, इसीलिए पैसा तो आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा टैक्स बढ़ाया है, लेकिन उसका फायदा आम आदमी को होगा। सरकार के सहयोगी है केंद्र सरकार में मंत्री है रामदास अठावले, और अपने अंदाज में हर एक के लिए इस बजट को फायदेमंद बता रहे थे। मुख्तार अब्बास नकवी की भी रिएक्शन आ गया, बात की अंकित गुप्ता ने, सुनते हैं। वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया, हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, बजट पेश किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों को एलोकेशन किया गया है, क्या वाकई में ये बजट जो है आत्मनिर्भर भारत के सफल सफर का हम सफर बजट साबित होगा, और ये बजट जो है वो आत्मनिर्भर भारत का एक गजट साबित होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संकट के समय में भी देश में आत्मविश्वास पैदा करने, इस आपदा को आफत बनने से बचा करके और अवसर में बदलने का जो एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हुआ, उस मिशन को मजबूती देने वाला ये बजट। लेकिन सर, जैसे ही जो है बजट चल रहा था, उसी दौरान जब कृषि कानून के बारे में, वो कृषि जो है एलोकेशन के बारे में बात हुई, विरोध में नारे भी लगे थे विपक्षी। मुझे क्या लगता है कि जिन लोगों ने नारे लगाए उन्हें अभी उन्होंने ठीक से समझा नहीं। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी अपने गानों के लिए अपने लिखते हैं, कविता लिखते हैं, मैं उनकी इन पर्सन जानता हूं, और बड़ी अच्छी तुकबंदी करते हैं। उन्होंने कहा सफल सफर का हम सफर रहेगा ये बजट। एक सेकंड लगता है समझने में कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन दरअसल ये कहना चाहते हैं कि आगे जब हमारा देश का जो सफर है उसमें ये बजट मददगार साबित होगा, काफ़ी कामयाब देश को करेगा।